हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेंस सीरीज के वीडियो नंबर 9 से आज शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस की। आप सभी लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट एंड चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, तो चलिए आज इस वीडियो से शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो चलिए, यहाँ पर एक मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जल्दी से आप उसको पढ़िए और समझिए। कुछ बेसिक चीज़ें आप जानिए इस वीडियो में, और फिर अगले वीडियो में मैं वो सारी एडवांस्ड चीज़ें आपको बतलाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले तो बेसिक्स जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, सिंपल पास्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच रिफर्स टू अ फिक्स्ड स्टेट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन और पोजीशन और अ फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अच्छे से आप जरा इसको समझिए पहले कि सिंपल पास्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, एक क्रिया का स्वरूप होता है, एक वर्ब फॉर्म होता है। अब वो कैसे कैसे होते हैं मैं भी आपको बतलाता हूं, लेकिन वो वर्ब फॉर्म क्या बतलाता है, क्या चीजें रेफर करता है। देखिए जरा, एक फिक्स्ड स्टेट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन की फिक्स्ड स्टेट को रेफर करता है, या फिर किसी पोजीशन को, पोजीशन मींस अधिकार, पोजीशन को रेफर करता है, या फिर फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट, या फिर पास्ट में यानी बीते हुए समय में किसी फिनिश्ड एक्शन को रेफर करता है। अब इन्हीं बातों को या इसी एक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने वो तीनों ही सिचुएशंस लिखी हैं। देखिए, फिक्स्ड स्टेट, मैंने यहाँ पर फिक्स्ड स्टेट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ पर मैंने पोजीशन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, और फिर फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट यानी भूतकाल में समाप्त हो चुके जो एक्शंस हैं उनके लिए कुछ मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। बड़े ध्यान से आपको छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे तरीके से सुननी है और समझनी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसी क्रिया होती है, क्रिया का एक ऐसा स्वरूप होता है जो फिक्स्ड स्टेट ऑफ एन एक्शन या सिचुएशन को रेफर करती है। फिक्स्ड स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सेंटेंसेस आप पढ़ करके अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वो क्रिया यानी सिंपल पास्ट टेंस के वो कौन कौन से रूप हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, स्टेट को प्रदर्शित करने वाली या स्टेट को रेफर करने वाली जो वर्ब्स हैं वो है वाज वर्ब। ध्यान रखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में आएगी। सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में होगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगी। दूसरी, पोजीशन। आप पोजीशन मीन्स अधिकार, उसको और मैं अधिक एक्सप्लेन करूंगा अभी यहाँ पर जब मैं ये सेंटेंसेस और एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वो पोजीशन शो करने वाली जो वर्ब होती है वो होती है हैड, चूंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस में स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर इज एम आर होगा, और अगर प्रेजेंट टेंस में पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हैव या हैज होगा। लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। जी हाँ, पास्ट टेंस यानी इन द पास्ट, ये तीनों ही चीजें पास्ट में होंगी। चलिए, पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन आपको एक वर्ब है हैड, जो मेन वर्ब के रूप में आएगी, ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगी। और तीसरी चीज है फिनिश्ड एक्शन, यानी एक ऐसा एक्शन जो भूतकाल में होकर, घटित होकर समाप्त हो चुका है और अब वो बीते हुए समय की बात हो गई है। जी हाँ, ऐसे किसी एक्शन को रेफर करने के लिए हमें उस एक्शन की यानी उस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। आप सभी लोग तो जानते हैं कि जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सभी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में होते हैं। इनफैक्ट इनकी भी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। मैं आपको बतला देता हूं, ये जो वाज वर्ब है एक्चुअली ये क्या है, बी के स्वरूप है। बी के 5 रूप होते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर्ब, जो कि स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। पोजीशन यानी अधिकार को शो करने वाली जो वर्ब्स होती है वो होती है हैज, हैव प्रेजेंट में, और पास्ट टेंस में हैड, राइट। और फिनिश्ड एक्शन आप सभी लोग जानते हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट टेंस, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वो पास्ट टेंस को रेफर करती है। वेल, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं और इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छे से आप समझिएगा। देखिए, एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी। यहाँ पर ये जो थी नामक शब्द लगा है, ये आपको बतला रहा है कि ये बीते हुए समय की बात हो रही है। इस सेंटेंस से आपको ये पता चला, सबसे पहली बात तो ये पता चली कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जरा गौर करिए, अंग्रेजी सरकार कैसी थी, निर्दयी थी। तो अंग्रेजी सरकार के निर्दयी होने की, ध्यान दीजिए, ये थी क्या है, ये एक्चुअली बी मीन्स होता है होना, और बी जब पास्ट में जाता है तो वाज वर्ब हो जाता है, और प्रेजेंट में अगर होना होता है तो इज एम आर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का निर्दयी होना बताया जा रहा है और वो फिक्स्ड स्टेट है। अंग्रेजी सरकार की निर्दयी होने की स्टेट को बतलाया जा रहा है और वो भी पास्ट टेंस में, राइट। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो उसे ही हम यहाँ पर बोलते हैं अ फिक्स्ड स्टेट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन, ठीक है ना। और यहां पर ये जो थी है, ध्यान दीजिए, इस थी से पहले कोई एक्शन वर्ड नहीं है, कोई और क्रिया नहीं है, इसलिए यहां पर ये जो था, थी, थे आएगा, ये वास्तव में क्या होगा, मेन वर्ब के रूप में आएगा। जैसे उसका ट्रांसलेशन हमने किया यहां पर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी क्रूल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भाई निर्दयी थी, तो कौन निर्दयी थी, अंग्रेजी सरकार, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर यहां पर देखिए मेन वर्ब के रूप में आपने क्या किया है, वाज का प्रयोग किया है। अगर ये प्लूरल नंबर में होता तो वर का प्रयोग करते। इसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यही यहाँ पर मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब के रूप में होती है तो ये किसी भी सेंटेंस की स्टेट को प्रदर्शित करती है, या किसी सेंटेंस में जो भी सिचुएशन या जो एक्शन होता है उसकी स्टेट को प्रकट करती है, राइट। तो आप बड़ी आसानी के साथ इस तरीके के सेंटेंस बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। आप सभी लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर इसके बाद वर्ब आती है और स्टेट को प्रदर्शित करने वाली यहाँ पर वाज वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब के रूप में वाज वर्ब होगी और फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ध्यान दीजिए यही मेन वर्ब होती है और इसके बाद आने वाला जो शब्द या शब्द समूह होता है उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहते हैं। अर्थात अगर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है तो ये सेंटेंस अपने आप में अपूर्ण होता है और इस सेंटेंस का जो प्रेडिकेट होता है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेट कहा जाता है, यानी इन वर्ब्स को कहा जाता है वर्ब्स विद इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, राजपूत बहादुर होते थे। बहुत अच्छे तरीके से आप नोटिस करते चलिएगा कि यहां पर इस सेंटेंस में केवल था, थी, थे लगा है, उसके पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। यहां पर होते थे, अगर किसी सेंटेंस में ऐसा आ जाए होते थे, होता था, होती थी, अगर ऐसा कोई वर्ड भी होता है तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस ही माना जाता है। लेकिन अच्छे से देखिए, क्या यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, राजपूत लोग यहाँ पर कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं? जी नहीं, बस राजपूतों की स्टेट को बतलाया जा रहा है। यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए राजपूत बहादुर होते थे, तो यहाँ पर राजपूतों की बहादुर होने की स्टेट को बतलाया जा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टेट को बतलाया जा रहा है और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर होते थे कि इंग्लिश भी आपको वाज या वर ही बनानी होगी। जैसे द राजपूत्स वर ब्रेव, आपको वाज वर से ही काम चलाना होगा। होते थे कि आप होने की कोई दूसरी इंग्लिश मत ढूंढिएगा, क्योंकि यहां पर तो जब एक्शन होगा तभी आप उस वर्ब की बारे में बात करेंगे, एक्शन वर्ड तभी आप लाएंगे, ठीक है। तो राजपूत बहादुर होते थे, बहुत ही सिंपल है, राजपूत्स वर ब्रेव, ओके। अब इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए और नॉट लगा हो कहीं पर, तो देखिए यहां पर नॉट तो आप कहां पर लगा देंगे, सीधे इस वाज वर के तुरंत बाद। अगर यही सेंटेंस होता राजपूत बहादुर नहीं होते थे, तो आप सिंपली बस वाज वर के बाद में यहां पर आप नॉट का प्रयोग कर सकते थे, ओके। अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप सभी लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं और दूसरे जिनका आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उन्हें सीधे वर्ब से शुरू करेंगे। इसकी मेन वर्ब है यहाँ पर वाज वर्ब, तो उसी मेन वर्ब से आप इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट रखेंगे, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम कमरे में नहीं थे? यहाँ पर भी तुम्हारे नहीं होने की बात की जा रही है, पास्ट में यानी भूतकाल में कमरे में तुम्हारे होने वाली स्टेट के बारे में बात की जा रही है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में इजीली दे सकते हो। अगर आप दे सकते हैं तो बस इस क्या की इंग्लिश आपको WH टाइप वर्ड से नहीं बनानी है, अर्थात क्या की अंग्रेजी व्हाट आपको नहीं बनानी है। सिंपली क्या करना है, वर यू इन द रूम। देखिए पहले आपने क्या लगाया, वर्ब, सीधी सीधी वर्ब लगा दिया आपने, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद में आपने कॉम्प्लीमेंट रख दिया और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, तुम कमरे में क्यों नहीं थे? ध्यान दीजिए क्यों नहीं थे, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए फिर इस क्यों की इंग्लिश बना करके आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर आप मेन वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और फिर ये कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। तो देखिए ये मैंने आपके सामने एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा भी अफर्मेटिव ही रखा है, लेकिन हम नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, केवल वाज वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स दिए। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं दूसरी क्या चीज़ है जो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस को रेफर करती है। देखिए भूतकाल में ही अगर हम बात करें, यानी बीते समय में किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करें, तो
वहां पर आपको हैड नाम की वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि हैव की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। पोजीशन कैसे शो होता है, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने है, देखिए जरा। मेरे पास एक काला कुत्ता था, यहां पर था है यानी बीते समय की बात हो रही है, आज की अब की बात नहीं। बीते समय में यानी पूर्व में मेरे पास एक काला कुत्ता था। तो देखिए यहाँ पर मेरा अधिकार प्रकट हो रहा है काले कुत्ते पर। ठीक है ना, मेरा कुत्ता, ठीक है ना, मेरे पास कुत्ता था ना, तो मैं एक कुत्ता रखता था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, यानी किसी व्यक्ति की किसी वस्तु पर या किसी जीव पर, किसी भी यहाँ तक कि व्यक्ति पर भी अगर अधिकार प्रकट होता है, तो आपको हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में, और विल हैव, शैल हैव फ्यूचर टेंस में आपको यूज़ करना चाहिए। बड़ी आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जरा, मेरे पास एक काला कुत्ता था, तो आई हैड अ ब्लैक डॉग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखी, वर्ब आपकी यही है, हैड। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बतला देना चाहता हूँ कि वाज तो सिंगुलर नंबर के लिए है और वर प्लूरल नंबर के लिए है। ही, सी, इट और आई के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सिंगुलर नंबर नाउन्स होंगे उनके साथ वाज और प्लूरल नंबर नाउन्स के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हैड के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हैड का प्रयोग किसी के भी साथ किया जा सकता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सबके साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक काला कुत्ता था, तो आई के साथ मैंने हैड का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर आपने यू के साथ हैड का प्रयोग कर दिया। तो आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको हैड का प्रयोग करना है। तो अब देखिए मैं आपको क्या बतला रहा था, मैं आपको बतला रहा था कि हैड के साथ में आपको नो का प्रयोग करना चाहिए अगर यहाँ पर एक सिंगुलर नंबर का नाउन रखा हुआ है। ओके, तो अगर सिंगुलर नंबर का नाउन रखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर नॉट का प्रयोग, नॉट ए पेन, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। एक्चुअली इसके पास, इसका मतलब यही है तुम्हारे पास कोई पेन नहीं था। अगर हम यहाँ पर कोई भी नहीं लगाए, तुम्हारे पास पेन नहीं था, इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास कोई पेन नहीं था। तो जब कभी हैड को यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हम यूज करें तो नॉट और नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, मैं आगे चलकर आपको बतलाऊंगा। लेकिन अगर सिंगुलर नंबर का कोई नाउन रखा है तो आप ऐसा ना लिखें, यू हैड नॉट ए पेन, ऐसा ना लिखें, यू हैड नो पेन, ऐसा ही आप लिखें तो ही इसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पेन के स्थान पर क्या लिखा हो, तुम्हारे पास 3 पेन नहीं थे, 4 पेन नहीं थे, 2 पेन नहीं थे, तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू हैड नॉट 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स, आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर नंबर का नाउन रखा है तो आपको यहाँ पर नो का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगला सेंटेंस है, उसके पास 3 कारें नहीं थी। तो देखिए इसको हमने कैसे किया, ही, नो प्रॉब्लम, हैड, ही के साथ में भी हैड का प्रयोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि नॉट का प्रयोग किया है। नॉट का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में नाउन नहीं है। उस नाउन के पहले यहाँ पर देखिए ये क्वांटिफायर्स रखे हुए हैं, यानी उसकी क्वांटिटी बतला रहे हैं, 2, 3, 4, 5 या मैनी हो सकता है या मच भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप नॉट का प्रयोग करेंगे, बेहतर रहेगा। अगला सेंटेंस, यहाँ पर इस सेंटेंस को यानी हैड को, ये मेन वर्ब है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए जरा, ही, और इसके बाद हम डिड नॉट हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, ही डिड नॉट हैव। जी हाँ, इस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदलिए और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार से आप हैड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। चलिए उसे भी करके देख लेते हैं। तुम्हारे पास 2 पेन क्यों नहीं थे, अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ इंटरोगेटिव है, देखिए जरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इस क्योंकि इंग्लिश आप एक WH टाइप शब्द से बनाइए। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। इसके बाद आप हैड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपने मेन वर्ब को ही आपने उठाकर रख दिया। अगर आप चाहें यहाँ पर डिड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वाई डिड यू नॉट, और इसकी यहाँ पर मेन वर्ब बाद में लगा सकते हैं हैव, ऐसा भी बन सकता है, वाई डिड यू नॉट हैव 3 पेन्स। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी सीधे मेन वर्ब को आप यहाँ पर उठा करके रख सकते हैं, फिर यू और इसके बाद में नॉट और इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, राइट। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और ऐसे सेंटेंसेस आपने बचपन से लेकर अब तक ढेर सारी प्रैक्टिस भी करी होगी, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में जहां पर वाज वर मेन वर्ब के रूप में आता है या हैड पोजीशन शो करने के लिए मेन वर्ब के रूप में आता है, वो भी सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। अब आते हैं असली बात, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी एक्शन वर्ड पर आते हैं। देखिए जरा उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम भूतकाल में घटित हो चुकी एक क्रिया के बारे में बात करते हैं, यानी एक एक्शन
जो बीते समय में कंप्लीट हो चुका है वो बात पूरी तरह से बीते समय की हो गई है, किसी भी प्रकार से वो प्रेजेंट से यानी वर्तमान से कनेक्टेड नहीं है, तो बस ऐसे किसी भी क्रिया को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, और उसके लिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, उस सारे कन्फ्यूज़न को मैं अगले वीडियो में ज़रूर पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करूँगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ बेसिक्स जान लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, फिनिश्ड एक्शन। वो फिनिश्ड एक्शन ध्यान दीजिए, भूतकाल में अगर आप समय नहीं भी देते हैं, वहाँ पर टाइम को स्पष्ट नहीं भी करते हैं, बस कहीं से पता चलना चाहिए कि वो जो एक्शन हुआ है वो परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है और भूतकाल की बात हो चुकी है, राइट। अगर आप टाइम नहीं भी देते हैं तो वह पास्ट टेंस में होता है। जैसे गीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी, देखिए ये जो एक्शन है पढ़ाती थी, इस एक्शन से क्या पता चलता है कि ये जो एक्शन होता था ये भूतकाल में होता था, राइट। अब नहीं होता है, पढ़ाती थी, अब ये भूतकाल की बात हो गई। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द लगे हों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्रिया के साथ ऐसा कुछ लिखा हो, गया था, गई थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, अगर ऐसा लगा हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर था ना भी लगा हो तो सोहन स्कूल नहीं गया, सिर्फ इतना भी अगर कहा जाए तो भी यहाँ पर पता चलता है कि ये जो जाने का एक्शन है वो पीछे भूतकाल में कभी हुआ, राइट। नहीं है तो नहीं हुआ, यानी होने का काम तो यहाँ पर कुछ हुआ, यानी जाने का काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो सब पूरी भूतकाल की बात है। तो ऐसा इस क्रिया का पैटर्न ऐसा भी हो सकता है और था नहीं भी लगा हो सकता है। क्या तुमने रामू को पीटा, देखिए यहाँ पर पीटा अकेले, अगर यहाँ पर पीटा था भी लगा होता तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता। पास्ट परफेक्ट कब होगा, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अगर गया अकेले लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट और गया था हो गया तो पास्ट परफेक्ट। नहीं जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग ही है और उसको जरा थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक लेकर चलूंगा और फिर इन दोनों को कंपेयर करके बतलाऊंगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अच्छा चलिए अब हम कर लेते हैं ट्रांसलेशन। पहचान तो आप ही जान गए, अब पहचान के लिए अगर आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, चूंकि हमारे जो हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले उनके दिमाग में एक हिंदी सेंटेंस आता है और हिंदी सेंटेंस को देख करके वो टेंस को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको बतला देता हूँ। देखिए, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में, ध्यान दीजिए, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में कोई एक्शन वर्ड ना हो, केवल था थी थे लगा हो, ध्यान दीजिए, केवल था थी थे लगा हो और उसके पहले कोई एक्शन वर्ड ना हो, राइट, तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे ये सेंटेंसेस लिखे हैं, अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी, तो थी से पहले कोई एक्शन वर्ड नहीं है। यहाँ पर राजपूत बहादुर होते थे, अब यहाँ पर होते थे है, इसके पहले कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो अगर किसी सेंटेंस में होता था, होती थी, ऐसा कुछ लगा हो तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस होता है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन शो हो रहा हो, मेरे पास एक एज कुत्ता था, ठीक है ना, यानी था के पहले कोई नाउन आता है और साथ ही साथ उस सेंटेंस में पास जैसा कोई शब्द हो यानी पोजीशन कहीं से प्रकट हो, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे किसी सेंटेंस के अंत में अगर एक्शन वर्ड दिया है और उस एक्शन वर्ड के साथ में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द लगे हैं तो वह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंत में एक एक्शन वर्ड दिया है और उस एक्शन वर्ड का जो स्वर है वो केवल ऐसे आ, ई, ए ऐसे में निकले, गया, गई, गए, तो इनमें क्या स्वर निकल रहा है, गया आ निकला, गई ई निकला, गए ए निकला, अगर ऐसा स्वर निकले तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अगर इसके साथ था थी थे भी लगा है तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। जैसे गया था, गई थी, गए थे, अगर ऐसा लगा है तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो ये कुछ पहचाने हैं आपके जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी वाले सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से ही पहचानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से टेंस को बिलोंग करता है। तो ये बात क्लियर हो गई, आप इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इनका ट्रांसलेशन करना है, कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। गीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी, ठीक है ना, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो अब ध्यान दीजिए, जब एक्शन वर्ड होता है तब इस थी की अंग्रेजी हम वाज वर्ड से नहीं बनाते हैं, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब भी एक्शन होगा, एक्शन वर्ड होगा, तो फिर था थी की इंग्लिश जो बनेगी वो वाज वर्ड नहीं बनेगी और ना ही हैड बनेगी। ओके, देखिए यहाँ पर था की इंग्लिश आप क्या बना रहे हो, हैड बना रहे हो, यहाँ पर था की इंग्लिश क्या बना रहे हो, वाज वर्ड बना रहे हो। तो बहुत अच्छे से आपको
संभल करके सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके और आपको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अगर एक्शन वर्ड रखा है तो फिर था, थी, अगर लगा हुआ है बाद में तो फिर वहां पर हम वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, उस एक्शन यानी पढ़ाना कि इंग्लिश क्या होती है, टीच। अब इस टीच की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, राइट। तो टीच की सेकंड फॉर्म होती है, आप जानते ही हैं, टॉट। ओके, बस इसका प्रयोग करना है। जैसे गीता टॉट मी हिंदी, क्या रखा आपने सबसे पहले, आपने पहले एजेंट रखा, यानी पढ़ाने वाला कौन, गीता। ठीक है, सबसे पहले आप उस वर्ब से ही पूछते हैं इस काम को परफॉर्म करने वाला कौन। तो जो व्यक्ति परफॉर्मर होता है वही एजेंट होता है, और एजेंट को पहले रखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब V2 का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है। तो यहाँ पर आपने टॉट का प्रयोग किया, वर्ब हो गई। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो किसे पढ़ाती थी, मुझे पढ़ाती थी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। और क्या पढ़ाती थी, हिंदी पढ़ाती थी, राइट। तो इस तरीके से आपने ट्रांसलेशन कर लिया। सोहन स्कूल नहीं गया था, सोहन स्कूल नहीं गया था, यहाँ पर भी एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है तो था, थी, थे कि इंग्लिश आप वाज वर्ड से नहीं बनाएंगे, इस पूरे की अंग्रेजी ही आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये एक्शन वर्ड है, गो मीन्स जाना, इसकी सेकंड फॉर्म लगाइए। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का प्रयोग करेंगे, और ये गो जो रहेगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जैसे यहाँ पर सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, वेरी सिंपल। क्या तुमने रामू को पीटा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो वही यस या नो टाइप और WS टाइप। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये इस सेंटेंस का या इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, इस क्या की इंग्लिश आपको व्हाट से नहीं बनानी है, सिंपली आपको इस टेंस के अनुसार क्या करना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में रख देना है, और फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ कहीं भी डिड का प्रयोग करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। ओके, सो डिड यू बीट रामू, बड़ी आसानी से हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट में एजेंट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये रिसीवर आ गया, यानी जिसको पीटा गया, राइट। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो फिर उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनानी पड़ेगी। तो ये जब कितना होता है तो कितने के साथ में अगर जो नाउन होता है वो नाउन भी जुड़ा रहता है साथ में। देखिए हाउ मैनी और हाउ मच के साथ, ये हाउ मैनी है और हाउ मच, ये दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ में जुड़ा हुआ नाउन भी साथ में ही आता है। कैसे, बच्चों ने कितने आम खाए, तो यहाँ पर कितने आम पूरा का पूरा आएगा, हाउ मैनी मैंगोज, फिर इसके बाद आएगा ये वाला पूरा का पूरा वर्ड ऑर्डर आ जाएगा। डिड रखा आपने, हाउ मैनी मैंगोज डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, वही करता यानी डूअर, फिर इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट तो इनफैक्ट ये मैंगो ही है, लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ में। अब अगर अदर वर्ड्स होते तो बाद में रख देते, नहीं है कोई बात नहीं। तो ये तो छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें हो गई। अब अगले वीडियो में मैं आपको रियल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।